कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज अपन इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं इस चैप्टर की जितने भी बचे हुए पार्ट है उस सबको अपन इस चैप्टर के अंदर कंसिडर करने वाले हैं। तो क्या क्या इस चैप्टर में रह चुका है अपन उसकी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। हम लोग बात करेंगे हार्ट बीट क्या होता है, ठीक है, हार्ट बीट के बारे में पढ़ेंगे। नोडल टिश्यू जो अपने हार्ट के मसल्स के अंदर होते हैं, जो कि अपनी हार्ट की कार्डिक मसल्स होती है, वो 1% जो मसल्स होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, जो क्या बनाती है, नोडल टिश्यू बनाती है। तो उनकी बातें करेंगे। क्या होता है नोडल टिश्यू, लाइक एसए नोड क्या होता है, यानी साइनो एट्रिकुलर नोड क्या होता है, एवी नोड क्या होता है, एवी बंडल जिसको अपन बंडल ऑफ हिज बोलते हैं वो क्या होता है, और साथ ही साथ बात करेंगे अपन लोग पुरकिंजे फाइबर की। तो ये सब क्या है, नोडल टिश्यू है। उसके बाद अपन लोग बात करने वाले हैं हार्ट बीट हो गया, बोलो क्या बढ़ेंगे। उसके बाद कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल रहा अपना। देन अपन लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट को कौन रेगुलेट करता है, ठीक है, कहां पर इसका सेंटर होता है अपने बॉडी के अंदर, ब्रेन के कौन से पार्ट में होता है, वो सब चीज अपन इसके अंदर जानेंगे। कार्डिक साइकिल हो गया, कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट क्या होता है, ठीक है, वो जानेंगे अपन लोग। और क्या रह गया, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में जानेंगे, ठीक है। हेड साउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे लिख देते हैं। हेड साउंड्स, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, कार्डिक आउटपुट हो गया। और बताओ, ईसीजी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे, ठीक है, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, स्फेग्नोमैनोमीटर जिसे अपन लोग मेजरमेंट करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट अपन लोग यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ रह गया क्या, है क्या दिमाग में, बीट आ गया, ठीक है, कार्डिक, ठीक है, हार्ट रेट भी होता है, अच्छा पल्स रेट भी होता है, वो भी देख लेंगे क्या होता है पल्स रेट। देखो बहुत से छोटे छोटे टॉपिक अभी तक बचे हुए हैं जिनको इस लेक्चर के अंदर अपन लोग कवर करने वाले हैं, क्लियर है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है, ध्यान से देखना, हार्ट बीट की अपन लोग सबसे पहले बातें करते हैं। अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है, हार्ट बीट की थोड़ी सी बातें करते हैं। हार्ट बीट में पढ़ते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। अपना हार्ट रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और ये प्रोसेस एक राइदमिक प्रोसेस होती है, एक रेगुलर प्रोसेस होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसको अपन दो टर्म्स यूज करते हैं, एक तो सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। ये सिस्टोल और डायस्टोल की जो प्रोसेस होती है वो रेगुलर होती है, राइदमिक होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हार्ट बीट होती है ये अपने बॉडी के अंदर 1 मिनट में कितनी होती है, याद रखना 72 या फिर 70 से 75 अपन इसको बोल देते हैं, ठीक है, एवरेज 72 बोलते हैं हार्ट बीट। अब सिस्टोल का मीन्स क्या होता है, कई बार कंफ्यूज होता है सिस्टोल डायस्टोल के अंदर। तो सिस्टोल का मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल हो गया या फिर एट्रियम हो गया, इन दोनों को बोलते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल और एट्रियम, इन दोनों का आ गया कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल का मतलब क्या होता है, याद रखना, इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम और वेंट्रिकल। एट्रियम भी रिलैक्स होते हैं और वेंट्रिकल भी रिलैक्स होते हैं, ठीक है। अरे भैया एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट्रियम रिलैक्स होते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, इसको बोलते हैं बीट, एक बीट हो गया, ठीक है। यानी कि एक बार सिस्टोल कंप्लीट हार्ट के अंदर और एक बार डायस्टोल कंप्लीट हार्ट के अंदर, चाहे वो एट्रियम वेंट्रिकल दोनों के अंदर, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, एक हार्ट बीट बोलते हैं। तो हार्ट बीट का पता चल गया, हार्ट बीट का पता चल गया ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हार्ट, रिलैक्स हुआ एक बीट, फिर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ दूसरी बीट। ये जो प्रोसेस है वो राइदमिक होती है, रेगुलर होती है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है अपने हार्ट के अंदर।
क्लियर है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। इफेक्टिंग फैक्टर भी होते हैं कुछ, याद रखना, इफेक्टिव फैक्टर भी होते हैं, जैसे मेल के अंदर हार्ट बीट ज़्यादा होता है, फीमेल के अंदर कम होता है। अगर छोटे बच्चे की बात करते हैं उनके अंदर हार्ट बीट ज़्यादा होता है, अडल्ट के अंदर कम हो जाता है, ठीक है। एलिफेंट के अंदर कम होती है सबसे, लगभग 24 या 25 हार्ट बीट पर मिनट होती है। तो ये अपन को कुछ डाटा है वो याद रखना है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग का जरूर आपको याद रखना है, एडल्ट का कितना होता है, 72 बीट पर मिनट, 72 यानी 72 बीट पर मिनट अपनी बॉडी के अंदर होता है। ह्यूमन बींग की बात करते हैं अडल्ट की, ठीक है। बच्चों में ये बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो हार्ट बीट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया आपका, ठीक है। जो रैदमिक प्रोसेस होती है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं अपन लोग, हार्ट बीट बोलते हैं। क्लियर हो गया ना इतना, ठीक है। नेक्स्ट बातें करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं अपन लोग इसमें से नोडल टिश्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला नोडल टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। नोडल टिश्यू जो अपनी हार्ट को इंपल्स जनरेट करवाते हैं, जो अपने हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए मजबूर करते हैं, कौन करते हैं, नोडल टिश्यू। ये अपनी जो कार्डिक फाइबर मसल्स होते, जो कार्डिक मसल्स फाइबर होते हैं, उनका 1% भाग मॉडिफाई हो जाता है किसमें, नोडल टिश्यू के अंदर। क्या क्या होता है याद रखना, ऐसे नोड, एवी नोड, एवी बंडल, एवी बंडल को अपन लोग बंडल ऑफ ह्यूज बोलते हैं, और साथ में क्या आ गया, पुरकिंजे फाइबर आ गया। कहां पर होता है ऐसे नोड, देखो डायग्रामेटिक तरीके से अपन लोग इसको समझते हैं, नॉर्मल से बात करते हैं। ओके, ये अपना हार्ट है, ठीक है, ये अपना हार्ट है। ऐसे नोड कहां पे सिचुएटेड होता है, ऐसे नोड जो सुपीरियर वेना केवा होती है, ध्यान से समझना, जो सुपीरियर वेना केवा होती है, इसके बेस पे कौन सा वॉल्व होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, हैवेर्शियन वॉल्व। कौन सा वॉल्व है ये, हैवेर्शियन वॉल्व, जो कि प्री कैवल वेन होती है, जिसको अपन लोग सुपीरियर वेना केवा बोलता है, इसके बेस के पास में प्रेजेंट होता है। मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूं इसको, यहां पर होता है क्या, एस ए नोड, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे नोड, साइनो एट्रिकुलर नोड, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, साइनो एट्रिकुलर नोड बोलते हैं। ऐसे नोड को अपन लोग, देखो ऐसे नोड के बारे में और बातें करते हैं। ऐसे नोड जो होता है वो 1 मिनट में 70 से 75 पोटेंशियल जनरेट करता है, 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करता है 1 मिनट के अंदर, खुद करता है। इसलिए अपने हार्ट को जो पोटेंशियल होता है, जो क्रिया विभव होता है, वो बाहर से नहीं देने पड़ते, खुद जनरेट कर रहा है। इसीलिए अपना जो हार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, मायोजेनिक, क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, मायोजेनिक हार्ट। ऐसा हार्ट जो खुद इंपल्स जनरेट कर रहा है, जो खुद क्या बोलते हैं हिंदी में, स्पंदन ऐसा कुछ टर्म होता है, जो खुद जनरेट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, मायोजेनिक बोलते हैं। क्लियर हो गया, ओके। तो ऐसे नोड सबसे ज्यादा क्रिया विभव उत्पन्न करता है, कितना, 70 से 75 पर मिनट। क्लियर हो गया इतना, ओके। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, पेस मेकर ऑफ हार्ट, पेस मेकर ऑफ हार्ट। और ये स्टार मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है। ऐसे नोड को अपन लोग क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं, ठीक है। जो कितने पोटेंशियल जनरेट करता है 1 मिनट के अंदर, 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करता है। क्लियर हो गया, ओके। जैसे ही ये क्रिया विभव यहां पर आए हैं, ध्यान से देखना, ये जनरेट करेगा, जैसे ही वो कहां पे जाएंगे, वो जाएंगे एवी नोड के पास। कहां पे जाएंगे वो, एवी नोड के पास। अब एवी नोड कहां पर है वो भी लिख देते हैं, ध्यान से देखना। ये जो इंटर एट्रिकुलर सेप्टम है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंटर एट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये दोनों क्या एट्रिया है, इनके बीच का जो सेप्टम उसको क्या बोलते हैं, इंटर एट्रिकुलर सेप्टम। इसके लोअर वाले पार्ट यानी बेस के अंदर, कौन से एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है क्या, एवी नोड। तो याद रखना, इंटर एट्रिकुलर सेप्टम के पास राइट एट्रियम के अंदर बेस में ये प्रेजेंट होता है। बोलो क्लियर हुआ, एकदम सिंपल सा है। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, एवी नोड, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये क्या है, साइनो एट्रिकुलर नोड, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड बोलते हैं। ये भी क्रिया विभव तो पैदा करता है, लेकिन बहुत कम करता है, ठीक है। अगर मान लो कई बार ऐसे नोड खराब हो जाता है, या इसका जो क्रिया विभव वो कम हो जाता है, तो एवी नोड इसको थोड़ा सा कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया, ओके।
अब एवी नोड क्या करेगा, जो इंपल्स ऐसे नोड से आ रही है उनको कलेक्ट करता है, जो इंपल्स ऐसे नोड से आ रही है उनको कलेक्ट करता है। याद रखना, ऐसे नोड से जो इंपल्स आ रही है वो एवी नोड के पास भी जा रही है और लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी जा रही है। और कहां जा रही है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी जा रही है। अब जैसे ही एवी नोड के पास इंपल्स आते हैं, एवी नोड क्या करता है, ध्यान से देखना, डायग्राम थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं। ठीक है, जैसे ही एवी नोड के पास इंपल्स आते हैं, ये इंपल्स जाते हैं बंडल ऑफ हिज या फिर एवी बंडल, इसको क्या बोलते हैं, और बंडल ऑफ हिज भी बोलते हैं भैया, याद रखना, बंडल ऑफ हिज। ये जो वाला पोर्शन होता है बंडल ऑफ हिज कहां पर होता है, क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आ भी सकता है। बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कौन सा होता है, ये वाला पोर्शन जो मैंने बीच में बताया, जो दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है, इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये जो एवी बंडल होता है या फिर बंडल ऑफ हिज होता है वो कहां पर सिचुएटेड होता है, तो याद रखना इस वाले पोर्शन के अंदर होता है एवी बंडल, जिसको अपन बंडल ऑफ हिज बोलते हैं। कहां पर सिचुएटेड होता है ये, यहां पर। क्लियर हो गया, ओके। तो इनको इंपल्स कहां से आएगा, याद रखना, एवी बंडल के पास इंपल्स कहां से आएगा, एवी नोड से आएगा। तो एवी नोड इंपल्स कहां पे ट्रांसफर करेगा, बंडल ऑफ हिज या फिर एवी बंडल, इसको मैं क्या बोलता हूं, बंडल ऑफ हिज बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर एवी बंडल भी इसी को बोलते हैं। अब ये क्या करेगा, इंपल्स को, जो एवी बंडल्स, एवी नोड से जो इंपल्स आते हैं उनको लेगा और कहां पे ट्रांसफर करता है, ये जो वेंट्रिकल की साइड के ऊपर फैले हैं, वेंट्रिकल की साइड पे क्या फैले, पुर्किंजे फाइबर। और पुर्किंजे फाइबर याद रखना कहां तक होते हैं, ओनली एंड ओनली वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये एट्रियम के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते, ठीक है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, पुर्किंजे फाइबर। ओनली और ओनली कहां पे होते हैं, ये वेंट्रिकल्स के अंदर होते हैं। बस जो इनकी इंपॉर्टेंट बात थी, जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, वो सारी मैंने डिस्कस कर दिया। ऐसे नोट के लिए याद रखना 70 से 75 क्रिया वह ये पैदा करते हैं 1 मिनट के अंदर, और इसको अपन हेड का पेसमेकर बोलते हैं। क्लियर हो गया, कहां पर सिचुएटेड होता है ये, राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर वेना केवा या फिर प्री कैवल वेन के बेस, यानी कि हेवेसियन वॉल के पास में ये प्रेजेंट होता है, हेवेसियन वॉल के पास में ये प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, एस ए नोड, साइनो एट्रिकुलर नोड बोलते हैं, इसी को अपन लोग पेसमेकर बोलते हैं, ठीक है। ये खुद क्रिया विभव पैदा कर रहा है, खुद जनरेट कर रहा है, यानी कि हार्ट के अंदर बाहर से अपन को पोटेंशियल देने की जरूरत नहीं है, खुद पैदा कर रहा है। इसलिए अपना हार्ट कैसा है, मायोजेनिक हार्ट है। एक तो न्यूरोजेनिक, उसको बाहर से देना पड़ता है इंपल्स, ठीक है, ओके। देन अपन लोग बात किया एवी नोड, यहां पर जो क्रिया विभव पैदा होते हैं वो कहां पे जाते हैं, इस एवी नोड के पास जाते हैं। और ये एवी नोड कहां पर प्रेजेंट होता है, उसी एट्रियम यानी कि राइट एट्रियम के अंदर, लेकिन कहां पर, ये जो इंटर एट्रिकुलर सेप्टम होता है इसके बेस के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर ये प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड होता है। बोलो क्लियर हो गया। अब वहां से इंपल्स कहां पे जाते हैं, बंडल ऑफ हिज यानी कि एवी बंडल के अंदर जाते हैं, जो कहां पे सिचुएटेड होता है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम अपन लोग बोलते हैं। बोलो क्लियर हुआ। तो यहां से इंपल्स कहां पे जाएंगे, फिर ये पुर्किंजे फाइबर के पास जाते हैं। चलो मैं आपको एक रफली ड्रॉ बना के दिखा देता हूं। सपोज ये क्या है, चलो मैं इसी को रफ करके यहां पे अलग से बना देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। बोलो ये नोट कर लिया सबने, ठीक है, ये समझ में आ गया कंप्लीटली, ओके। ध्यान से देखना, सारी जो एग्जाम के अंदर आने वाली जो बात होती है, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनता है, वो सारे अपन ने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। एक रफली डायग्राम से अपन इसको और समझेंगे, अच्छे से जानेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, ओके फाइन। देखना ध्यान से, ये है ऐसे नोड, ये क्या है, ऐसे नोड, ध्यान से समझना इसको। और ये वाला पोर्शन क्या है, एवी नोड। कहां पर है दोनों, राइट एट्रियम के अंदर। ऐसे नोड से इंपल्स आएंगे, ठीक है, कहां पे जाएंगे, एवी नोड के पास में चले गए, ओके। यहां से इंपल्स कहां पे जाते हैं, यहां से इंपल्स जाते हैं कहां पर, एवी बंडल या फिर बंडल ऑफ हिच के पास जाते हैं, चले गए, ओके। उसके बाद पुर्किंजे फाइबर के पास, जो कि राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के अंदर होते हैं, सॉरी राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है,
राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ही ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, बोलो क्लियर हुआ? डायग्राम से पता चल रहा है कुछ? ये वाला पोर्शन क्या है? ये है एसी नोड, इसको अपन पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। ये वाला एवी नोड, ये वाला बंडल ऑफ हिंज, इसको एवी बंडल भी बोलते हैं, याद रखना भैया। ये इसको क्या बोलते हैं? एवी बंडल भी अपन इसको बोलते हैं। और ये क्या है? फाइबर जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपन को दिख रही है, जो कहां तक होती है? ओनली एंड ओनली वेंट्रिकल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं। बोलो क्लियर हुआ? ओके, एकदम इजी है, क्लियर हो गया ना? देखो ये वाला पोर्शन अच्छा है, नोडल टिश्यू वाला अच्छा है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मत ऐसे नोड को पेसमेकर बोलते हैं, कहां पर होता है, कौन से पार्ट में सिचुएटेड होता है, तो ये सारी बातें अपन ने कर ली। ऐसे नोड, एवी बंडल एंड पुरकिंजे फाइबर। क्लियर है? अच्छा, ओके। नेक्स्ट अपन लोग बात करेंगे इसके अंदर कार्डिक साइकिल की। कौन सा वाला पोर्शन है? कार्डिक साइकिल। बहुत अच्छा वाला पार्ट है और इसको अपन लोग समझेंगे थोड़ा सा डीपली, थोड़ा सा अपन इसको डीपली समझने वाले। कार्डिक साइकिल थर्ड पार्ट क्या है? कार्डिक साइकिल। देखो वन बाय वन सब चीज़ अपन लोग पढ़ने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाले सारे पॉइंट है। और ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली एक एक लाइन के अंदर दे रखा है, ज़्यादा कुछ इनके बारे में बताया नहीं है। तो ये वाला आपको समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक बीट से। कार्डिक साइकिल क्या होता है? ध्यान से देखना, एक कार्डिक साइकिल क्या होता है? कार्डिक साइकिल उसको बोलते हैं, यानी कि सिंगल बीट को अपन नॉर्मली अगर मोटा मोटा तौर पे बोले तो एक बीट को ही कार्डिक साइकिल बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है वो सब चीज इसके अंदर आ जाता है, यानी कि एट्रियम सिस्टोल हुआ, एट्रियम डायस्टोल हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल डायस्टोल हुआ, इनमें कितना टाइम लगता है, एट्रियल सिस्टोल में कितना टाइम लगता है, वेंट्रिकल में कितना टाइम लगता है, वेंट्रिकल यानी कि एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप होकर बाहर आता है, वो सारी बातें किसमें आती है? कार्डिक साइकिल के अंदर आती है। तो थोड़ी सी वो बातें कर लेते हैं। ओके, अगर मैं ऊपर से बताऊं नॉर्मली चीज अगर इसमें बताइए तो कार्डिक साइकिल क्या होता है? एक हार्ट बीट होता है। क्या होता है कार्डिक साइकिल? सिंगल में अगर नॉर्मली बात करें तो एक हार्ट बीट। अब इसमें क्या क्या फिनोमिना होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है? एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट्रियम रिलैक्स होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, इसमें क्या क्या टाइमिंग होती है, वो सारी बातें किस में आ जाती है? कार्डियक साइकिल में आ जाती है। ओके, अब कार्डिक साइकिल में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम कार्डिक साइकिल के अंदर लगता है वो समझते हैं। एक बीट का टाइम जितना होगा वही कार्डिक साइकिल का होगा। नॉर्मल सी बात है, एक बीट का जो टाइम होगा वही किसका होगा? कार्डिक साइकिल का होगा। तो एक बीट में कितना टाइम लगता होगा? सोचो कैसे निकालते हैं, देखो अभी देख लेते हैं। देखो 72 जो बीट आ रही है, नॉर्मली अपन एवरेज निकाला था, अभी देखा था अडल्ट के अंदर 72 हार्ट बीट 1 मिनट की। तो 72 हार्ट बीट में कितना टाइम लगता है? 60 सेकेंड लगता है। 72 हार्ट बीट के अंदर कितना टाइम लगता है? 60 सेकेंड लगता है। एक हार्ट बीट में कितना टाइम लगेगा? 60/72 कितना हुआ? अप्रॉक्स 0.8 सेकेंड। तो ये कितना निकल के आता है? 0.8 सेकेंड एक हार्ट बीट में लगता है। ठीक है, यानी कि कार्डिक साइकिल के अंदर, यानी एक साइकिल में कितना टाइम लगा? फिर 0.8 सेकेंड लगा। तो कार्डिक साइकिल में कितना टाइम लगता है? याद रखना 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। यानी 0.8 सेकेंड के अंदर एट्रियम वेंट्रिकल दोनों ही सिस्टोल होंगे और दोनों ही डायस्टोल हो जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कार्डिक साइकिल होते हैं। अब कौन कौन से फिनोमिना होता है, कितना टाइम लगता है, वो सारी बातें आप लोग इसके अंदर करने वाले। ये वाला समझ में आ गया? ओके, ऐसा क्वेश्चन पूछे, सोचना किसी पर्सन की या किसी भी ह्यूमन बीइंग की 150 हार्ट बीट है, क्या 150 हार्ट बीट है, तो उसका कार्डिक साइकिल का टाइम कितना होगा? यानी कि एक कार्डिक साइकिल में कितना टाइम लगेगा? ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, वो बना के दे सकते हैं, कैसा भी पूछे क्वेश्चन। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट अपन के समझ में आ गया। अगर 150 हार्ट बीट आ रहा है, यानी 1 मिनट के अंदर हार्ट 150 बार बीट हो रहा है, तो एक बीट में कितना टाइम लगेगा वो आप डिवाइड कर देना। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाई 150 नॉर्मल से आ जाएगा। ओके, सिंपल है। ओके, अब बात करते हैं 0.8 सेकेंड का ये जो लफड़ा है वो किस तरह से है।
समझते हैं 0.8 सेकेंड कैसे कैसे लगते हैं हार्ट के साइकिल के अंदर, वो थोड़ा सा अपन लोग समझ लेते हैं। ओके, उसके लिए नॉर्मल से एक मैं हार्ट बना देता हूं छोटा सा। ओके, समझना थोड़ा सा, ये क्या है, एट्रियम है और ये क्या है, वेंट्रिकल है। एट्रियम हो गया, वेंट्रिकल्स हो गए, समझना। सबसे पहले क्या होता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या होता है, एट्रियम सिस्टोल लिख दें, क्या दिक्कत है, एट्रियम सिस्टोल। जैसे ही एट्रियम सिस्टोल होते हैं, देखो एक साइकिल का निकालेंगे, 0.8 सेकंड किस तरह से डिवाइड है इसके अंदर वो समझने वाले हैं, ठीक है, समझना थोड़ा। सबसे पहले ब्लड आएगा सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना के बाद कोरोनरी साइनस से ब्लड आ गया, इधर से 4 पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड लेके आती है, ठीक है। अब क्या होगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगा, क्योंकि ऐसे नोड से, जो यहां पर ऐसे नोड होता है, साइनोएट्रिकुलर नोड होता है, वो इंपल्स जनरेट करता है। जैसे इंपल्स जनरेट होगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट के लिए या एट्रियम का जो सिस्टोल टाइम होता है वो कितना होता है, 0.1 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा उसके अंदर, 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। तो एट्रियम सिस्टोल में कितना लगेगा, 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। बोलो क्लियर हुआ, ओके। 0.1 सेकेंड हुआ, ये एट्रियम क्या हो गया, सिस्टोल में। उसके बाद आगे जो 0.7 सेकेंड इसमें बच गए हैं, उस टाइम क्या होगा, ये रिलैक्स हो रहा होगा। अब धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। अब ब्लड कहां पे आ गया, नॉर्मल सी बात है, ब्लड कहां पर आ गया भैया, सीधी सी बात है, वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया। अब वेंट्रिकल्स की बारी, अब वेंट्रिकल्स क्या होंगे, सिस्टोल होंगे, ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल। अब जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे तो इसमें कितना टाइम लगता है, तो वेंट्रिकल सिस्टोल होने में टाइम लगता है, याद रखना, 0.3 सेकेंड। तो वेंट्रिकल जब सिस्टोल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस टाइम उसका कितना टाइम होता है, 0.3 सेकेंड उसको सिस्टोल होने में लगता है, ठीक है। अभी एट्रियम क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है आराम से। 0.7 सेकेंड इसके अंदर बचा है ना, तो डायस्टोल हो रहा है। 0.3 सेकेंड में तो ये सिस्टोल हुआ, 0.3 सेकेंड में तो सिस्टोल हुआ। अब क्या हो रहा है, ये डायस्टोल हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है, और ये भी हो रहा है। तो बची हुई जो लास्ट की 0.4 सेकेंड होती है उसको बोलते हैं अपन लोग जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में कितना टाइम लगता है, 0.4 सेकेंड का टाइम लगता है। जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, इसका डायस्टोल डायस्टोल जो होता है वो ओवरलैप कर जाता है, यानी एट्रियम का भी डायस्टोल और वेंट्रिकल का भी डायस्टोल क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। जैसे ओवरलैप हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, दोनों ही साथ में डायस्टोल हो रहे हैं, दोनों ही साथ में रिलैक्स हो रहे हैं। तो वो जॉइंट डायस्टोल का टाइम कितना होता है, 0.4 सेकेंड। अब देखो नॉर्मल सी बात है, अब तो आपके सामने पूरा फंडा क्लियर हो गया। समझते हैं, एट्रियम सिस्टोल में कितना टाइम, 0.1 सेकेंड का टाइम लगा। तो सोचो भैया एट्रियम डायस्टोल में कितना, एट्रियम डायस्टोल में कितना, नॉर्मल से जल्दी बताओ, 0.7 सेकेंड, सिंपल सा दिख रहा है। वेंट्रिकल सिस्टोल में कितना लगा, 0.3 सेकेंड। तो वेंट्रिकल डायस्टोल में भी बता दो भैया 0.5 सेकेंड, क्योंकि टोटल कितना चाहिए, 0.8 सेकेंड। देखो कितना इजी है। अभी एट्रियम सिस्टोल का पता चल गया 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकल सिस्टोल का पता चल गया कितना, 0.3 सेकेंड। तो ये डायस्टोल होने में कितना टाइम, 0.7, ये डायस्टोल होने में कितना टाइम, 0.5 सेकेंड। अब दोनों एक साथ जिस टाइम पे डायस्टोल हो रहे हैं, दोनों का एक साथ रिलैक्सेशन हो रहा है, यानी जॉइंट डायस्टोल का टाइम कितना होता है, 0.4 सेकेंड, जो आपको याद रखना है। सिंपल है ना एकदम से, अरे पता चल रहा है ना कितना ईजी है। देखो ये भी क्लियर हो गया। ये टाइम अपन को याद रखना है। एट्रियम सिस्टोल का कितना होता है, 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकल सिस्टोल का कितना होता है, 0.3 सेकेंड। डायस्टोल का तो आप नॉर्मली बता दोगे, इसका 0.1 सिस्टोल में लग रहा है तो डायस्टोल में कितना लगेगा, 0.7। सिस्टोल में 0.3 लग रहा है तो डायस्टोल में कितना लगेगा, 0.5। अब वो टाइम जिसमें एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों एक साथ डायस्टोल हो रहे हैं, जिसको अपन जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है, 0.4 सेकेंड। सीधी सी बात है। क्लियर हो गया इतना। कार्डियक साइकिल तो कितना ईजी है, नाम में ऐसा लग रहा पता नहीं क्या फंडा है इसके अंदर। देखो कितना इजी है, आपको समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। चलो रफ करते हैं इसको, नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं। तो कार्डियक साइकिल भी हो गया भैया, सीधी सी बात है। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट को कौन रेगुलेट करता है, वैसे तो कोई नहीं करता। आप बोलते हो सर मायोजेनिक हार्ट है, खुद ही चल रहे हैं, लेकिन कभी आपने देखा होगा
कभी आपने देखा होगा सडनली अचानक से आपके सामने कोई भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन आ गया होगा, ठीक है, या आपके सामने लायन आ गया, शेर आ गया आपके सामने, शेर आ गया, सपोज आपके सामने लायन आ गया, शेर आ गया, जंगल में हो चलते चलते आपके सामने शेर आ गया, लायन आ गया, तुरंत आप क्या क्या चीज फील करोगे उस टाइम? आपका गला सूख जाता है, आपके जो ये हेयर होते हैं जिसको रोंगटे बोलते हैं खड़े हो जाते हैं, जो प्यूपिल होती है वो डायलेट हो जाती है, फूल जाती है, आंखें एकदम खुल जाती है, ठीक है, क्लियर होगा? हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं, हार्ट बीट फास्ट हो रही है। ये सारे प्रोसेस किस में हो रहे हैं? अरे भाई शेर के हो रहे हैं, आप थोड़ी ना डरोगे, आपसे तो शेर डरेगा, नॉर्मल सी बात है, आप तो शेर से भी खतरनाक हो भैया, सीधी सी बात है। ये सारी बात किस में आ रही है? शेर में आ रही है बेचारे, लायन को डर लग रहा है, ठीक है, लायन की हार्ट बीट फास्ट हो रही है। अब क्यों हो रही है? कौन रेगुलेट कर रहा है? क्योंकि आपको पता है एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होगा, और एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होने का मतलब क्या काम करता है? वो हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। अब हार्ट बीट को रेगुलेट कौन करता है? तो रेगुलेटरी सेंटर कहां पर होता है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते। चलो मजाक की तो 100 बात है, पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट की बात करते हैं, ठीक है। आप भी सोच रहे हो सर बात तो सही है, डर तो शेर को ही लगेगा, हमको थोड़ी लगेगा। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट कौन करता है? देखो अपनी ब्रेन का एक पार्ट होता है, ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन, 3 भाग होते हैं। जो हाइंड ब्रेन वाला जो पार्ट है, हाइंड ब्रेन, छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं, किसको? मेडुला ऑब्लांगेटा। बात करते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा की। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट? हाइंड वाला पार्ट, फॉर मिड और हाइंड, पीछे वाला पार्ट, हाइंड वाला पार्ट, हाइंड ब्रेन वाला पार्ट, जिसका कौन सा भाग? मेडुला ऑब्लोंगाटा। कौन? मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? 2 कार्डिक सेंटर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? 2 कार्डिक सेंटर प्रेजेंट होता है, जो अपने हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। एक तो अल्सरेट करता है, यानी एक तो उसको बढ़ाता है, ठीक है। 2 कौन कौन से मैं वो भी आपको बता देता हूं, देखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कार्डिक एसरेट सेंटर, उसको बोलते हैं CAC। एक होता है CIC, कार्डिक इनहिबिटरी सेंटर। तो एक तो बढ़ाता है, ठीक है, और एक कम करता है। कई कंडीशन के अंदर कम हो जाएगा तो ये वाला बढ़ा देगा, कई कंडीशन के अंदर अगर बढ़ गया तो ये वाला सेंटर उसको कम कर देगा, इनहिबिट कर देगा। संदमित, इनहिबिट क्या होता है? रोकना, कम करना। अब कहां पर होता है? पीछे होता है, ठीक है। हाइंड ब्रेन, सॉरी, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के कौन सा पार्ट के अंदर होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर कुछ कार्डिक सेंटर प्रेजेंट होते हैं, 2, जिसका नाम क्या है? CAC, एक होता है CIC, कार्डिक इनहिबिटरी सेंटर। तो पता चल गया कौन रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। ओके फाइन, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। चलो चलो चलो, नेक्स्ट 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 कौन सा है? कार्डिक, ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट हो गया। कार्डिक आउटपुट की थोड़ी बात कर लेते हैं, साथ ही साथ बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम? क्या बोलते हैं? चलो बात करते हैं सर, अभी देखते हैं क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। हिंदी का पता नहीं, शायद प्रवाह आयतन ऐसा कुछ बोलते होंगे इसको, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ध्यान रखना, स्ट्रोक वॉल्यूम एक बीट के अंदर, क्या? एक बीट के अंदर, सिंगल बीट के अंदर एक वेंट्रिकल से, कोई भी वेंट्रिकल हो, ईच वेंट्रिकल भी बोलते हैं, दोनों वेंट्रिकल से इक्वल निकलता है, सेम वॉल्यूम में निकलता है, तो मैं एक वेंट्रिकल कंसीडर कर रहा हूं। क्योंकि एनसीईआरटी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं यार, दोनों वेंट्रिकल से मिला के जो निकल रहा है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, या फिर एक वेंट्रिकल तो कौन सा ले, राइट वाला ले कि लेफ्ट वाला ले। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक वेंट्रिकल बता देता हूं, चाहे वो राइट वाला हो या फिर लेफ्ट वाला हो। कोई भी एक वेंट्रिकल से निकलने वाले ब्लड की अमाउंट क्या बोलते हैं? इसको अपन लोग स्ट्रोक वॉल्यूम। एक धड़कन के अंदर एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड बाहर पंप करता है, जितना ब्लड बाहर पंप करता है, चाहे वो राइट वाले में करो चाहे वो लेफ्ट वाले में से करो, एक धड़कन के अंदर, एक बीट के अंदर, उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। और इसका आयतन कितना होता है? याद रखना,
70 ml कितना होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ 70 ml, जो कि आपको याद रखना है और ये NCERT के अंदर भी मेंशन है। बोलो क्लियर है? 70 ml हो गया ब्लड के जो अमाउंट होता है एक वेंट्रिकल से, कोई भी वेंट्रिकल हो, चाहे वो लेफ्ट वाला चाहे वो राइट वाला वेंट्रिकल हो, एक बीट के अंदर कितना ब्लड का अमाउंट बाहर रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, चाहे वो ऑर्टा में जाइए चाहे वो लंग्स के पास जाओ, शुद्ध होने के लिए, प्योर होने के लिए, कितना होता है उसका अमाउंट 70 ml। इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। यहीं पर बात कर लेता हूं मैं कार्डिक आउटपुट की। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बहुत अच्छा पॉइंट है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट, हृदय निकास, ऐसा कुछ टर्म है इसका, हृदय निकास। कार्डिक आउटपुट क्या होता है? बहुत ही अच्छा है, वो तो कुछ भी नहीं है। फिर कार्डिक आउटपुट बोलते हैं 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में वेंट्रिकल से, या कोई भी वेंट्रिकल, प्रत्येक वेंट्रिकल बोल दो, या मैं सिंगल एक वेंट्रिकल की बात करूं, चाहे वो लेफ्ट वाला हो चाहे वो राइट वाला हो, आपको दोनों वेंट्रिकल को कंबाइन करके नहीं लेना, एक वेंट्रिकल चाहे वो लेफ्ट वाला हो चाहे फिर राइट वाला, ईच वेंट्रिकल, ठीक है। 1 मिनट में एक वेंट्रिकल से निकलने वाले ब्लड के अमाउंट, ठीक है, मैं यहां पे नोट कर देता हूं, ये उधर सही नहीं दिख रहा होगा तो इसको रफ कर दें। ये तो एक बीट का है, एक धड़कन का है, इधर तो कार्डिक आउटपुट तो 1 मिनट का हो रहा है भैया। 1 मिनट में तो आपको पता है कितनी बार धड़कता है अपना दिल, ठीक है ना। तो इधर नोट कर रहा हूं मैं कार्डिक आउटपुट का, 1 मिनट में ईच वेंट्रिकल या प्रत्येक वेंट्रिकल, प्रत्येक मतलब चाहे वो राइट वाला वेंट्रिकल ले लो चाहे लेफ्ट वाला, दोनों को साथ में नहीं लेना, ठीक है। प्रत्येक वेंट्रिकल से निकलने वाले ब्लड की अमाउंट, बोलो भैया 1 मिनट का निकालते हैं। देखो बहुत सिंपल है, 1 मिनट का निकालते हैं। अब देखो मैंने आपको बता दिया स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, वो आपको पता चल गया। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है एक बीट के अंदर कितना ब्लड निकलता है, 70 ml, 70 ml ब्लड बाहर निकला। एक बीट के अंदर वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड बाहर निकला, ठीक है भैया। अब पूछा कितना है, 1 मिनट का, तो 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 1 मिनट में धड़केगा अपना हार्ट 72 बार धड़केगा। कितनी बार बीट करता है? 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है। और एक बीट में कितना ब्लड? 70 ml ब्लड। एक बीट में कितना ब्लड? 70 ml ब्लड बाहर निकलता है। तो भैया ये किसका निकल के आ गया? 1 मिनट का, 1 नहीं आया, 1 मिनट का आ गया कि वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर निकल रहा है। सिंपल सी बात है, देखो यार, नॉर्मली सुनो, नॉर्मल सी बात करते हैं। एक बार बीट हुआ तो एक वेंट्रिकल से 70 ml बाहर, ठीक है सर, निकल गया 70 ml बाहर। अपन को चाहिए 1 मिनट का, तो 1 मिनट में कितनी बार बीट करेगा? 72 टाइम्स, 72 बार बीट करेगा। तो 1 मिनट का निकाल रहे हैं तो 72 टाइम्स बीट कर रहा है, और एक बीट में कितना निकला? 70। तो 72 इंटू 70, 72 मल्टीप्लाई 70, तो 72 मल्टीप्लाई 70 ml, तो कितना आया भैया? देखो 7 दूनी 14, तो आ गया कितना? 5040 ml। कितना ब्लड बाहर निकला? 5040 ml। तो अप्रोक्स एनसीईआरटी में दे रखा है लगभग 5 लीटर। तो कार्डिक आउटपुट कितना होता है? अप्रोक्सली कितना होता है? 5 लीटर अपन को याद रखना, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। सिंपल सी बात है, बोलो समझ में आया? कार्डिक आउटपुट कितना इजी है, देखो 1 मिनट का निकालना है यार। तो 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 72 बार धड़केगा। एक बीट में कितना ब्लड बाहर छोड़ रहा है, ये कितना ब्लड बाहर पंप कर रहा है? 70 ml। तो 72 मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू 5040, यानी कि 5040 ml। यानी अप्रोक्सली बात करें लगभग कितना हो गया? ये लगभग हो गया 5 लीटर की बात है। तो आपको स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्लियर हो गया और कार्डिक आउटपुट भी क्लियर हो गया। चलिए अच्छी बात है, क्या बात करते, इसी चीज को थोड़ा लास्ट में देख लेते हैं। और क्या रह गया? हेड साउंड रह गया। देखो हेड साउंड भी इंटरेस्टिंग है, चलो वो बात कर लेते हैं। हेड साउंड लेते हैं अभी। पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो। ओके, हेड साउंड, धक धक। हेड साउंड क्या? धक धक। हेड साउंड की बात करते हैं, बोलो किसकी? हेड साउंड।
धक धक, सुनता कैसे अपन को, धक धक, ठीक है। ये फिल्मों में सुनता है, वैसे एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है। हर साउंड को अपन लोग किसके थ्रू सुनते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट अपन यूज करते हैं हर साउंड को सुनने के लिए, तो याद रखना आपको स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स का सबसे ब्यूटीफुल ज्वेलरी होती है, डॉक्टर्स की सबसे सुंदर गहना होता है। इसी गहने को पहनने के लिए, इसी गहने को पाने के लिए, इसी ज्वेलरी को पाने के लिए आप लोग दिन रात अभी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि जब इसको आप गले में डालकर अपने घर आते हो, गांव आते हो, एक मतलब अजीब सा एक स्टैंडर्ड सा फील आता है आपको कि वाकई में कुछ बन के आए हैं। अड़ोस पड़ोस वाले भी देखेंगे तो एक अजीब सा रुतबा आपका रहेगा। इसी को पाने के लिए आप अभी दिन रात मेहनत कर रहे हो, और ज़रूरी है, क्योंकि जितनी बड़ी सफलता होती है उसको पाने के लिए, उस सफलता को पाने के लिए उतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, जो कि आप लोग अच्छे से अभी मन लगा के अच्छे से कर भी रहे हो। क्लियर हो गया? ओके, तो हेड साउंड की अपन लोग बात करते हैं। देखो हेड साउंड वैसे तो 4 होती है, S1, S2, S3, S4। कई किताबों के अंदर HS1 यानी हेड साउंड 1, 2, 3, 4 इस तरह से भी लिखा होता है, लेकिन अपन 4 साउंड अच्छे से सुन नहीं सकते, ठीक है। 2 ही साउंड होते हैं जिसको अपन स्टेथोस्कोप से क्लियरली सुन सकते हैं, जिनको अपन क्लासिकल साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको अपन लोग? क्लासिकल साउंड बोलते हैं, ठीक है। ओके, कौन कौन सी? HS1 यानी हेड साउंड फर्स्ट, एंड HS2 यानी हेड साउंड सेकंड को। बोलो क्लियर हो गया? ओके, तो समझते देखो टोटल कितनी होती है, वैसे तो 4 होती है, S1, S2, S3, S4। लेकिन अपन को स्टेथोस्कोप से कितने सुनते हैं अपन? 2 ही सुनते हैं। एक तो S1 यानी कि हेड साउंड फर्स्ट, ठीक है। एक होता है S2 यानी कि हेड साउंड सेकंड वाली। समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, डायग्राम से अपन इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। ओके ठीक है सर, करते हैं। ये छोटा सा प्यारा सा अपना हेड किसी का तो है। ओके, ध्यान से समझते हैं। ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर वाल्व का थोड़ा सा चक्कर होता है, वाल्व अपन को अच्छे से आना चाहिए। राइट वाले साइड के अंदर एट्रियम वेंट्रिकुलर के बीच में जो वाल्व होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन से वाल्व बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट वाले साइड यानी कि बाएं साइड होती है बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। लेफ्ट वाले साइड इसको अपने मेट्रल वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है भाई? ठीक है सर, समझ गए। और बताओ, और तो भाई सब बढ़िया। चलो, यहां से जो वाल्व, यहां से जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, इसके बेस पे जो वाल्व अपन को देखने को मिलते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? सेमिलुनर वाल्व। और सेम लेफ्ट वेंट्रिकल से जो सिस्टेमिक ऑर्टा बाहर निकलता है, इसके बेसिस पे भी जो वाल्व होते हैं उनको भी अपन क्या बोलते हैं? सेमिलुनर वाल्व। क्या बोलते हैं भैया उनको? सेमिलुनर वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट। चलिए चलते हैं, S1 को अपन लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट से। आप खुद बताओगे कि वाह सर, आपको फील करवाते हैं, आपको बिना स्टेथोस्कोप से ये हर्ट साउंड सुनाते हैं। सुनना ध्यान से, मन लगा के सुनना, ध्यान से देखना। सपोज ये अपने हर्ट है, इतना बड़ा है नहीं, लेकिन सपोज करना, आपको दिख रहा है सबको हर्ट, ठीक है। 4 चैम्बर, इधर वाला कौन सा? देखो माइंड में बनाओ इस चीज को, माइंड में तैयार करो इस चीज को। ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में जो वॉल्व उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व, इनके बीच में जो वॉल्व उसको बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर हो गया? यहां से पल्मोनरी आर्टरी, यहां पर वॉल्व सेमिलुनर, यहां से सिस्टेमिक आर्टरी, यहां पर कौन सा वॉल्व? सेमिलुनर वॉल्व, ठीक है। ऊपर वाले जो एट्रिया अपन को दिख रहे हैं राइट एंड लेफ्ट के अंदर, इधर से ब्लड आता है इंप्योर सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, जो कि हार्ट के वॉल से ब्लड, इंप्योर ब्लड लेके आती है कोरोनरी साइनस, तीनों से ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। इधर से प्योर ब्लड ऊपर से आ रहा है, लंग्स के थ्रू आ रहा है। कौन लेके आ रहा है? पल्मोनरी वेन लेके आ रही है, जो 4 है नंबर इनके, ठीक है। फिल हो गया। जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अपन इन सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब कितना टाइम लगेगा उसको? 0.1 सेकंड। अभी बताया ना मैंने, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन के अंदर यानी कि एट्रियल सिस्टोल में कितना टाइम? 0.1 सेकंड। अब तो ये रिलैक्स होने में चला गया, 0.7 सेकंड तक रिलैक्स होगा। ब्लड कहां पर आ गया? वेंट्रिकल्स के अंदर। इधर वाले वेंट्रिकल्स यानी राइट वेंट्रिकल्स के अंदर कौन से वॉल्व के थ्रू आता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। लेफ्ट वाले वेंट्रिकल्स के अंदर कौन से वॉल्व के थ्रू आता है? बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स के अंदर। चलो ठीक है सर, आ गया, इतना क्लियर हो गया। ओके,
अब वेंट्रिकल का बारी है कॉन्ट्रैक्ट होने की, यानी सिस्टोलिक। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं कितना टाइम, 0.3 सेकेंड। जैसे सिस्टोल होंगे अब इन वॉल्व के ऊपर फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा। कौन कौन से वॉल्व, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। वॉल्व कैसे होते हैं, ऐसे, ये वाला वॉल्व भी कैसा है, ऐसा। ट्राइकस्पिड वॉल्व ऐसा है, बाइकस्पिड वॉल्व ऐसा है, ठीक है। इनके जो थ्रेड निकले, धागे निकले, जो पेपिलरी मसल्स के थ्रू जुड़े रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, कॉर्डेट टेंडन बोलते हैं। इधर है ना धागे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉर्डेट टेंडन बोलते हैं। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड बैकफ्लो ना चला जाए एट्रियम के अंदर, ये वॉल्व ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ऐसे हैं, तुरंत फोर्स से ऐसे चिपकेंगे। इधर वाला भी ऐसे जोर से। जैसे चिपकता है पहला साउंड आता है लब। बोलो सुनाई दिया, अरे सुनाई दिया। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ट्राइकस्पिड वॉल्व चिपके, इधर से बाइकस्पिड वॉल्व ऐसे चिपके, तो जैसे ही ये कोलैप्स करता है, चिपकता है, तुरंत फर्स्ट साउंड अपन को सुनाई देता है जिसका नाम है लब। S1 बोल दो या फिर लब साउंड। बोलो लब साउंड कब सुनाई देगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने पर, ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने पर। ठीक है सर, सुनाई दिया, बहुत अच्छे से क्लियरली सुनाई दे दिया, बिना स्टेथोस्कोप के अपन को सुनाई दे दिया। ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कितना टाइम लगा, 0.3 सेकंड। एट्रियम रिलैक्स हो रहे हैं 0.7 सेकंड तक। अब वेंट्रिकल्स की बारी है रिलैक्स होने की। तो जैसे वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं वो तो हो रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। कितना टाइम लगता है, 0.4 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होने को है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होके अब वेंट्रिकल रिलैक्स होने को, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी, सिस्टमिक एरोटा में चला गया। जैसे ही रिलैक्स होने को है, ऊपर से जो ब्लड ऊपर जो फ्लो गया है, इधर से जो बॉडी के अंदर गया है, वो वापस से पीछे ना आ जाए, वापस से पीछे ना आ जाए, वापस से पीछे ना आ जाए। तो ये जो वॉल्व अपन को दिख रहे हैं, ये तुरंत ऐसे होते हैं, जैसे ऊपर से फोर्स लगेगा, दाब लगेगा ऊपर से, ऐसे ऊपर से जैसे फोर्स लगेगी, तुरंत कैसे आएगा, ये ऐसे आगे चिपक जाते हैं तुरंत, खट। इधर वाला भी चिपकेगा, इधर वाले भी कॉलेप्स करेगा, इधर वाले भी कॉलेप्स होगा। जैसे ही ऊपर से बैकफ्लो आने के चांसेस रहते हैं, तुरंत क्या होते हैं, ये चिपक जाते हैं। और जैसे सेमिलुनार वॉल्व चिपकेंगे या क्लोज होते हैं, सेकंड साउंड सुनाई देता है, कौन सा, डब। वाह सर, दूसरा साउंड भी सुनाई दे दिया, डब। कैसे, कब आया, कब सुनाई दिया, जब सेमिलुनार वॉल्व बंद होते हैं, सेमिलुनार वॉल्व जब क्लोज होते हैं। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, दोनों साउंड सुनाई दे दिए, लब भी और डब। लब साउंड पहला साउंड होता है, कब आता है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व जब बंद होते हैं, तब कौन सा साउंड सुनाई देता है अपन को, लब साउंड सुनाई देता है। डब कब सुनाई देता है, जब अर्धचंद्राकार का पार्ट यानी कि सेमी लुनार वाल्व जब बंद होते हैं, तब अपन को साउंड सुनाई देता है, कौन सा, डब। लब डब, लब डब, ना कि धक धक। कोई बात नहीं। नेक्स्ट अपन एक साउंड और होता है, उसकी बातें कर लेते हैं, जिसका नाम है मर साउंड। क्या नाम उसका, मरमर साउंड। कब आता है, ध्यान से देखना। हो सकता है हार्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, संक्रमण हो, या फिर सेमिलुनर वाल्व खराब हो जाए, तब अपन को एक फुसफुस ऐसा, मतलब क्लियर नहीं सुनाई देता, ऐसे अजीब सा साउंड सुनाई देता है जो क्लियर नहीं होता, ऐसे क्या बताऊं आपको, फुसफुस सा साउंड सुनाई देता है, एकदम से क्लियर नहीं सुनाई देता। कब, जब इन्फेक्शन हो जाए हार्ट के अंदर, या फिर सेमिलुनर वाल्व खराब हो जाए, उस कंडीशन के अंदर कौन सा साउंड निकलता है, मर साउंड बोलते हैं। तो वाल्व का कोई रीजन नहीं है इसके अंदर कि कौन सा वाल्व ओपन बंद हो रहा है तब मर आएगा ना, ये तो इन्फेक्शन कंडीशन के अंदर, संक्रमण की अवस्था में, या सेमिलुनर वाल्व खराब होने के कारण अपन को ये एक स्पेशल साउंड सुनाई देता है, जिसका नाम है मरमर साउंड। क्लियर हो गया तीनों साउंड। चलो भैया, आपका ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पल्स रेट और ब्लड प्रेशर, दोनों की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं पल्स रेट। क्या होती है पल्स रेट भैया, समझते हैं। अच्छा, एक चीज और होता है, पल्स प्रेशर। आप सोच रहे हैं पल्स रेट अलग है, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर का नाम शायद पहली बार सुना होगा, या आप में से कई लोगों का सुना हुआ भी है, बहुत अच्छी बात है। पल्स प्रेशर कितना होता है ये भी अपन लोग पढ़ते हैं। क्या होता है पल्स प्रेशर, चलो देख लेते हैं। ये आज के सेक्शन के अंदर सारी बातें करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे ही हार्ट ने बीट किया, ब्लड कहाँ गया, ऑर्टा के अंदर आर्टरी में चला गया। अब अपनी बॉडी की जो सुपरफिशियल आर्टरी है, कौन सी, जो ऊपर आर्टरी है, ठीक है, सुपरफिशियल आर्टरी है, उनके अंदर ध्यान से देखना। मान लो ये आर्टरी है,
जैसे ही पीछे से ब्लड आया पंप होके एक बीट, जैसे ब्लड आएगा आर्टरी कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ब्लड आया ना, आर्टरी ऐसी होगी। अब अगर अपन ने इसको ऐसे टच किया, ऐसे टच किया ऊपर से आर्टरी के ऊपर, तब जैसे हार्ट बीट हुआ अपन को फील हुआ, जैसे बीट हुआ अपन को फील हुआ, जैसे बीट हुआ अपन को फील हुआ। बोल होगा कि नहीं होगा? अरे इन्हीं को क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं, इन्हीं को स्पंदन बोलते हैं, इन्हीं को नाड़ी दर बोलते हैं। नाड़ी दर हिंदी में पल्स को नब्ज बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो जितनी बार हार्ट बीट होता है उतनी बार अपन को ये फील होता है पल्स, और इन पल्स रेट को फील करने की 9 साइड होती है अपनी बॉडी के अंदर, 9 साइड होती है अपनी बॉडी के अंदर। क्लियर हो गया। जैसे कि कैरोटिड आर्टरी हो गई, ये रेडियल आर्टरी होगी, ब्रेकियल आर्टरी होगी, फेमोरल आर्टरी होगी, ठीक है, पैगल आर्टरी होगी। इस तरह की 9 साइड होती है अपनी बॉडी के अंदर पल्स रेट को मेजरमेंट करने के लिए। तो याद रखना पल्स रेट किसके इक्वल होता है? हार्ट बीट के इक्वल। हार्ट रेट, जितनी हार्ट रेट होती है यानी जितनी बार हार्ट बीट करता है उतनी बार अपन को पल्स फील होती है। जितनी बार हार्ट बीट करेगा उतनी बार अपन को पल्स फील होती है। क्यों होती है ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा आपको फंडा बताता हूं इसका। उन्हीं जगह पर अपन फील कर सकते हैं जहां पर मान लो यहां पर सुपरफिशियल आर्टरी है, जस्ट इसके नीचे को सॉलिड पार्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वरना अपन इसको टच करेंगे, दबाएंगे, हल्का सा फोर्स करेंगे तो अपन को फील नहीं होगा अगर नीचे को सॉलिड पार्ट नहीं होगा। तो अपन ने जैसे फोर्स के नीचे क्या है, बोन, हड्डी आ गई, ठीक है। तो नीचे तो हड्डी है, तो नीचे वाला तो ऐसे फ्लो में जाएगा नहीं, वहां तो क्या आ गई, बोन आ गई, ऊपर ही जाएगा। तो अपन जैसे टच करेंगे तो ऊपर से अपन को ऐसे फील आएगा, जिस तरह से ब्लड आएगा अपन उसी तरह हम फील करेंगे इसे। समझ गए? अरे जिस तरह से अपन इसको फोर्स करेंगे ना, तो याद रखना नीचे को सॉलिड पार्ट आना बहुत जरूरी है। वरना तो बहुत जगह अपने बॉडी के अंदर आर्टरी है, वहां तो अपन लोग मेजरमेंट नहीं करते इस चीज का। ठीक है सर, समझ में आ गया। जितनी हार्ट रेट होती है उतनी क्या होती है, पल्स रेट होती है। अब ये भी बता दो सर कि ये पल्स प्रेशर आपने जो अभी बताया वो क्या है? पल्स प्रेशर क्या होता है ये भी बता दीजिए। तो पल्स प्रेशर की अपन बात करेंगे बाद में, पहले लाते हैं ब्लड प्रेशर। क्या लाते हैं? पहले ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है ब्लड प्रेशर, उसको भी देख लेते हैं, समझते हैं भैया। ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं। समझना ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखना, ये एकदम सिंपल फंडा समझा रहा हूं मैं आपको। ब्लड प्रेशर एकदम से सिंपल। ये अपनी आर्टरी है कोई, ठीक है। जैसे हार्ट ने बीट किया, यहां पे ब्लड आएगा और इसकी वॉल पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। इसके वॉल पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। जैसे हार्ट ने बीट किया, आर्टरी की वॉल पे क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा। क्योंकि हार्ट बीट हो रहा है, इसको डायस्टोल बोलोगे, यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो ये ब्लड इसके अंदर आएगा। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको डायस्टोल बोलोगे कि सिस्टोल बोलोगे? सिस्टोल बोलते हैं सर उसको। ओके, तो जैसे इस वॉल के ऊपर प्रेशर लगता है, क्योंकि वेंट्रिकल जब सिस्टोल करते हैं, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी इस वॉल पे प्रेशर लगेगा, ब्लड आएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं अपन इसको, सिस्टोलिक प्रेशर। अब क्या होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, यानी वेंट्रिकल क्या होंगे अभी, डायस्टोल। तो यहां से प्रेशर क्या होगा, वॉल से कम होगा। बोलो, देखो एरो का निशान, देखो ये वाला एरो का निशान क्या बोल रहा है, वॉल के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, प्रेशर लगा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। ये वाला प्रेशर कम कर रहा है आर्टरी की वॉल के ऊपर, इसको बोलते हैं अपन लोग डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ओके, अब समझते हैं ब्लड प्रेशर। देखो कितना इजी है। ये जो वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, इस जो आर्टरी के वॉल पे जो प्रेशर लगा रहा है, जिसको अपन सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 120 यानी 120 mm ऑफ Hg। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 120 mm ऑफ Hg। जैसे ही रिलैक्स होते हैं तो अब इसके वॉल के ऊपर पहले के मुकाबले जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो कितना बचता है उसके बाद, 80 mm ऑफ Hg। पहला 120 mm ऑफ Hg, अब कितना हो गया, जैसे ही वेंट्रिकल डायस्टोल होते हैं तो कितना प्रेशर होगा, 80। जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं
तब प्रेशर कितना होगा 120। तो 120 80 120 80 उसी को क्या बोलते हैं अपन लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर अपन इसको डिवाइड कर देते हैं 120/80 mm ऑफ Hg में, तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बीपी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो कितना होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg। तो 120 क्या है 120 है भैया सिस्टोलिक प्रेशर, पता चल गया, वेरी गुड सर। 80 क्या है 80 पता चल गया, डायस्टोलिक प्रेशर, तो ये भी पता चल गया। तो याद रखना ऊपर वाला जो होता है उसको बोलते हैं अपन लोग सिस्टोलिक प्रेशर, और नीचे वाला जो होता है यानी 80 जो है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। वाह सर बहुत इजी है ये तो। अब ये भी बता दो पल्स प्रेशर क्या होता है। पल्स प्रेशर देखो अपन जो फील करते हैं, जो यहाँ पर जैसे अपन ने अंगुली फिंगर टच किया आर्टरी के ऊपर, जैसे अपन को ये पल्स फील होता है, ठीक है। एक बार तो हुआ 120, एक बार हुआ 80, 120 80 120 80, इसका जो डिफरेंस आता है, इसका जो अंतर आता है उसी को क्या बोलते हैं अपन लोग पल्स प्रेशर। यानी कि 120 - 80 = क्या आएगा 40 mm ऑफ Hg, और ये जो 40 mm ऑफ Hg है इसी को क्या बोल देते हैं अपन लोग पल्स प्रेशर बोल देते हैं। सिंपल एकदम से पता चल गया अभी, चलो ठीक है, वेरी गुड सर पता चल गया। 40 mm ऑफ Hg क्या होता है पल्स प्रेशर होता है, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg। जो ऊपर वाला 120 है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, नीचे वाला जो 80 है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इससे ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, यानी वॉल के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा। कितना हो जाता है 140/90 mm Hg, इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। एक होता है हाइपोटेंशन यानी 100/60 mm Hg, यानी कि नॉर्मल से कम होना, उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपर ज्यादा, हाइपो कम। ये अपन लोग पढ़ेंगे जब डिजीज पढ़ने वाले हैं हार्ट से रिलेटेड डिजीज की, तो पहले अपन लोग इसी को ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सर पल्स रेट भी समझ में आ गया, ब्लड प्रेशर भी आ गया। अब बात करते हैं अपन लोग ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ठीक है। ECG की बात करते हैं, ये रफ कर देते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। चलो बातें करते हैं, बहुत अच्छी समझते, देखो ध्यान से देखना इस चीज को। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दोनों अपन शॉर्ट में ECG ही बोलते हैं। ध्यान से देखना, अपन लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं आपने देखा होगा कोई हार्ट पेशेंट है जिसके यहाँ पर कुछ नोट्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। 12/12 होती है जिसको अपन लोग कलेक्ट करके किसके थ्रू अपन उसको जोड़ के रखते हैं, अपन एक मॉनिटर के साथ में जोड़ के रखते हैं। एक मशीन से रहती है, मॉनिटर उसमें लगा रहता है, जहाँ पर अपन को ऐसे पल्स देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे इम्पल्स अपन को देखने को मिलती है। अब जो मॉनिटर अपन को देखने को मिल रहा है, जो अपन को पूरा एक सिस्टम अपन को देख रहा है, जिस मशीन को अपन बात करते हैं, तो मशीन को क्या बोलते हैं अपन लोग, मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ से आप वैसे कंफ्यूज हो जाते हो, उल्टा है थोड़ा सा, ठीक है। ग्राफ का मतलब आपको वो एक पेज नजर आता है पतला सा, जिसके ऊपर ऐसे इंपल्स अपन को देखने को मिलता है, आपने सोचा होगा उसको शायद ग्राफ बोलते हैं, नहीं उसको ग्राम बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ग्राफ उस मशीन को बोलते हैं, ये थोड़ा सा अपोजिट है। चलो पता चल गया, मशीन को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब अपन को एक ऐसे उसके अंदर निकल के आता है ECG, जिसके अंदर ऐसे कुछ इंपल्स अपन को देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। इस पेज को यानी जो रिप्रेजेंटेशन होता है इन इंपल्स का किसी भी पेज के ऊपर, उस रिप्रेजेंटेशन को अपन लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन ये अपन को निकाल के दे रही है उस मशीन को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब क्लियर हो गया, ठीक है। जो अपन को इलेक्ट्रिकली जो इंपल्स अपन को देखने को मिल रहे हैं, अगर वो उस पेज के ऊपर रिप्रेजेंट करके अपन को दे रहा है, उस पेज के ऊपर, उस पेज को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन अपन को निकाल के दे रही है उस मशीन को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी वेव अपन को देखने को मिलती है उनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो मैं एक वेव बना रहा हूं यहां पर, इधर बना देते हैं उस वेव को।
ठीक है, ठीक है, एक वेव, एक इंपल्स है ये, ओके। इसको बोलते हैं अपन लोग पी वेव, ये क्यू आर एस, और ये वाला है टी वेव। समझते हैं ध्यान से, ये क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी से, डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आया था, नीट के अंदर भी आया हुआ है, तो थोड़ा अच्छे से अपन समझते हैं, ठीक है। पहली बात करते हैं पी वेव। पी वेव कब जनरेट होती है? ये जो अपन को उभार दिख रहा है ये कब आता है? ध्यान से, पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है? पी वेव रिप्रेजेंट करती है जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी ऐसे नोड से, जैसे ही अपन को ऐसे नोड जो इंपल्स जनरेट करता है, ठीक है, ऐसे नोड जो क्रिया विभव जनरेट करता है, तो जैसे ही ऐसे नोड से पोटेंशियल जनरेट होते हैं, एट्रियम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन सी वेव आती है? पी वेव। इसी कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? एट्रियम या एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? एट्रियल डीपोलराइजेशन। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। एट्रियल डीपोलराइजेशन का मीन्स रिजल्ट क्या निकलता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एट्रिया या एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? इसका रिजल्ट क्या निकल गया था? एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, संकुचित हो रहे हैं, ठीक है, सिस्टोल हो रहे हैं, ओके। उसके बाद ये जो अपन को दिख रहा है क्यू आर एस, इसको अपन लोग बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है? ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ या एट्रिया डीपोलराइजेशन हुआ, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड कहां गया? वेंट्रिकल्स के अंदर। अब वेंट्रिकल्स की बारी। अब वेंट्रिकल अगर डीपोलराइजेशन होता है, वेंट्रिकल का अगर वेंट्रिकल डीपोलराइज्ड होते हैं तो क्या होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे फिर। तो ये जो वेव अपन को दिख रही है, ये कॉम्प्लेक्स वाली क्यू आर एस, इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। चलो पता चल गया। जब वेंट्रिकल डीपोलराइज्ड हो रहे हैं, इसका मतलब वेंट्रिकल्स भी क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ओके भाई, ठीक है। एट्रियम डीपोलराइज्ड हो रहे हैं, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वेंट्रिकल डीपोलराइज्ड हो रहे हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होगा? अब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। वेंट्रिकल रिलैक्स होने का मतलब वेंट्रिकल पहले तो क्या हुए थे? डीपोलराइजेशन, अब क्या होगा? रीपोलराइजेशन। तो कौन सी वेव अपन को देखने को मिलती है? टी वेव अपन को देखने को मिलती है। तो ये वेव किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो अपन को आना चाहिए। पी वेव रिप्रेजेंट करते हैं एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं अपन लोग वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और टी वेव जब वेंट्रिकल वापस रिलैक्स होते हैं, यानी इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीपोलराइजेशन का मतलब वेंट्रिकल अब रिलैक्स हो रहे हैं, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। वेंट्रिकल रिलैक्सेशन यानी वेंट्रिकल क्या हो रहा है? अभी रिलैक्स हो रहे हैं। एकदम सिंपल फंडा बता दो, सिंपल से आसान भाषा में। एट्रिया डीपोलराइज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होना, कौन सी वेव? पी वेव। वेंट्रिकल डीपोलराइज हुए यानी कॉन्ट्रैक्ट हुए, कौन सी वेव? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है, यानी पहले डीपोलराइजेशन, अब रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन में कौन सी वेव रिप्रेजेंट कर रही है? टी वेव रिप्रेजेंट कर रही है। इसको सिंपल ले लो, हो गया। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी हो गया। अब क्या रह गया भैया? तो जो बचा हुआ पोर्शन था वो अभी कवर हो गया है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्टली यही बनता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन पी वेव रिप्रेजेंट कर रही है, वेंट्रिकल वाला क्यूआरएस और रिलैक्सेशन वाला टी वेव। सिंपल सी बात। तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हो चुका है। अब रह गया क्या? डिजीज रह गई है, बीमारियां रह गई है जो कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, लाइक एंजाइना पेक्टोरिस, एंथ्रोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट। इन सब की बातें अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, जो छोटा सा वीडियो होगा। और उस वीडियो के जो डिजीज वाले जो नोट्स होंगे वो डायरेक्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैं वो डाल दूंगा।
क्लियर हो गया ना ये? तो पूरा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। क्या बचा है अभी तक? अब बचा है केवल और केवल लास्ट वाला पोर्शन जो कि डिजीज वाला है। तो 10 वीडियो हो गए इस चैप्टर के, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर अभी कुछ बचा है। अगर आप ये सारे कुछ देखने के बाद में जब आप उनको एनसीईआरटी को रीड करते हो, एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लेते हो ऊपर से, तो आपको एकदम कंप्लीट समझ में आ जाएगा वो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कई लोगों को ये माइंड में आ रहा है कि बहुत स्लो चल रहे हैं। तो ये जो भी बैच चल रहा है ये 2021 वाले बैच के लिए चल रहा है। 2020 का तो 13 सितंबर को एग्जाम है, ठीक है। तो उनके लिए तो सिलेबस पूरा होगा नहीं, लेकिन उनके लिए मैं स्पेशल अनाउंसमेंट अभी इसी वीडियो के बाद में कर दूंगा। उनके लिए भी अभी कुछ ना कुछ चलाते हैं, तो उसका अनाउंसमेंट भी मैं इस वीडियो के बाद में कर दूंगा, ठीक है। उनको घबराना नहीं है, उनका टेंशन मुझे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उनके लिए ये गोल्डन चांस है। तो उनके लिए भी अभी कुछ करते हैं। ये जो बैच चल रहा है वो उन बच्चों के लिए है जो 2021 बैच के लिए है, 2021 के अंदर नीट के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। अभी जो 2020 में जो एग्जाम लगने वाला है 13 सितंबर को, उनके लिए तो इतना है नहीं, क्योंकि उनको तो अभी उन्होंने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है। उनको तो बस एक रिविजन चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। एक क्विक रिविजन सीरीज चाहिए उनको। तो जो अभी देखते हैं, अनाउंस करेंगे, उसके बारे में भी सोचते हैं, करते ही हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। हैव ए गुड डे। Okay, fine.